कर दिया। ओके, नाउ न्यू चैप्टर दैट्स द नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट हम आपको ये बताएंगे, उससे पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर पूरा पढ़ा था, जिसमें से मैंने आपको पीपीटी और प्रोजेक्टर्स की बेसिस पे सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। नाउ द टॉपिक इज रिगार्डिंग द नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट इज द सेकंड चैप्टर व्हिच इज टू बी कमिंग इन द एग्जामिनेशंस फॉर द यूनिट सेकंड। सो सबसे पहला जो वर्ड मेरा आ रहा है, टॉपिक क्या है, हेडिंग जो मेरी आ रही है वो मेरी कौन सी, कॉलोनियलिज्म एंड द growth of the modernizations या modern nationalism। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव having the word that is the colonialism। तो उससे पहले एक हम वर्ड समझेंगे कॉलोनी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली द कॉलोनीज क्या हुआ, द सुपर पावर कंट्री कंट्रोल द स्मॉलर कंट्री, कलेक्टेड ऑल द रिसोर्सेज एंड ट्रांसफर टू देयर मदर कंट्री। बात समझ में आई? फिर समझिए, सुपर पावर कंट्री attack or control to the smaller country, collected all the resources and transferred to their mother country. The same thing is to be done by the British company या British government या Britishers। उन्होंने क्या कर रखा था, इंडिया में आके उन्होंने क्या किया, कब्जा किया। ठीक है, जितनी भी रिसोर्सेज थी उस रिसोर्सेज को कलेक्ट किया और या करते रहे, और उसके बाद ट्रांसफर कहाँ कर रहे थे, वो बेसिकली अपनी मदर कंट्री में ट्रांसफर कर रहे थे। तो दैट इज द बेसिकली पार्ट फॉर हैविंग द कॉलोनियलिज्म। बट एज फॉर द एनसीईआरटी टू बी कंसर्न, व्हाट द एनसीईआरटी इज टू बी टीचिंग टू यू, सो वी हैव गेटिंग द वन बाय वन पॉइंट फॉर दैट। इफ यू वांट इट टू बी राइट डाउन, आप उसको राइट भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने, हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन होती है, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बेनिफिशियल होती है। तो वी हैव टू बी डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉलोनियलिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म। फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये जो नेशनलिज्म का मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था हमारे भारत देश में, तो इसके लिए क्या था कि हम इसका अपोज कर रहे थे, किसका, द पीपल्स हु आर टू बी गेट एंटर टू द इंडिया एंड कलेक्टिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड दे आर जस्ट मेकिंग टू अस एज अ स्लैव्स। ठीक है ना, तो वो हम ये जो मूवमेंट लाया गया था, ये मूवमेंट इसलिए चलाया गया ताकि जितने भी कॉलोनियलिज्म के पार्ट चल रहे हैं हमें उसका क्या करना है, अपोज करना है। वी आर जस्ट मेकिंग टू द अपोजिशन फॉर दैट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, पीपल गॉट यूनाइटेड फॉर द स्ट्रगल। ऑफ कोर्स वेरी क्लियर कि भाई अगर हमें कोई लंबा बड़ा स्ट्रगल करना है तो एक व्यक्ति तो सिर्फ शॉर्ट आउट नहीं कर सकता ना। व्हाट वी रिक्वायर्ड दैट वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैव टू बी गेट टुगेदर, देन वी हैव मेकिंग फॉर द स्ट्रगल फॉर द वर्ल्ड वाइड। क्योंकि ये जो स्ट्रगल का जो पार्ट आ रहा था, ये स्ट्रगल किसी एक गली मोहल्ले या किसी शहर का नहीं था, ये पूरे का पूरे एक विश्व या कह सकते हैं पूरे भारत देश का था, जिसमें से हम सबको भी पीपल्स हैव टू बी गेट टुगेदर। इसीलिए ये मूवमेंट किस तरह का गया था कि पीपल गॉट यूनाइटेड फॉर दिस स्ट्रगल। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव बीन द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को मुझे अपोज करना, अभी जो कॉलोनियल मूवमेंट जो चल रहा था उस मूवमेंट के मुझे अपोजिशन में वर्क करना था। तो अपोजिशन की बात आ रही है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू बी गेट टुगेदर एंड वी हैव टू बी अपोजिंग टू व्हाट द ब्रिटिशर्स आर डूइंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड एंड यूनाइटेड द पीपल्स। ठीक है, मींस इसमें बात क्या आ रही है कि वी हैव टू बी, हमने क्या था कि डिफरेंट पीपल्स थे, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग थे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग थे, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ा था, वी हैव टू बी गेट टुगेदर उनको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इस मूवमेंट में या इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल्स पार्टिसिपेट करें या सिर्फ रिच और रिच पीपल्स पार्टिसिपेट करें। कोई भी जब स्ट्रगल की बात आती है तो व्हाट वी रिक्वायर दैट ऑल द पीपल्स हैव टू बी गेट टुगेदर। ठीक, means either they are from belonging to the poor category, they are either they are belonging for the higher so for the rich people, but we have to be combined together for the mass struggle. Next point here, but each class felt the impact of imperialism differently. Obviously, what we are saying that कि society में हर व्यक्ति हर एक तरीके का अलग अलग था, ठीक है ना, आज भी है। तो जब भी कोई भी चीज चेंजेस आती है, कोई भी जब नया कोई पॉलिसीज या तो नहीं आती है, कुछ हम नया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो सोसाइटी के हर एक वर्ग का, सोसाइटी के हर एक पीपल्स का जो भी डिफरेंस आता है, वो इफेक्ट जो होता है हर किसी का अलग अलग तरीके से होता है। क्लियर? अगर एक कहां से अगर मैं आपको कोविड का सिचुएशन ले लूं, तो कोविड की जो भी आपकी पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, द प्रॉब्लम व्हिच वी पीपल्स हैव बीन फेसिंग रिगार्डिंग एट द टाइम ऑफ द कोविड, ऑफ कोर्स एवरी पर्सन आर फेसिंग द डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स। द पीपल्स हु आर नॉट द बेस्ट अर्नर्स, ऑफ कोर्स एट द टाइम एवरीथिंग इज टू बी शट डाउन, सो पीपल्स आर नॉट टू बी सर्वाइव प्रॉपर्ली। तो दैट इज टू बी मेकिंग द इफेक्ट person to the person. In the same way here we have taken that the impact of the imperialism that is to be different for different categories or different peoples. Apart from that, Congress under the Mahatma Gandhi tried to unite these groups within the one movement. Here we have get the one of the main point. The question may be asked either in the one word or add in the fill in the blanks. कि dash tried to unite these groups within the one movement. तो you can know कि भाई किसने movement को start किया था, किसके द्वारा movement start हुआ था या वो कौन था। तो that will be fill in the blanks and answer will be the Mahatma Gandhi. Exactly. And after that maybe come in the true false also, maybe come in the so about the matching also. If true and false, the answer question will be the
Mahatma Gandhi tries to unite these groups within the one movement. Yes, say true or false. If true, it's okay. If false, give the statement या give the answer. तो आंसर क्या हमारा true है, तो आगे आंसर देने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. So that is the main part for the colonialism and the growth of the nationalism. यहाँ से हमारी शुरुआत होती है किसकी? Nationalism movement या anti-colonialism movement. यहाँ तक किसी को डाउट? Okay, next point. Now, up at that time, listen. कंडीशन अब स्टार्ट हो रही, थोड़ा फ्लैशबैक में जाए, ठीक है? फ्लैशबैक में जा रहे हैं. व्हाट वी आर सेइंग द वर्ल्ड वॉर वी ऑल आर नो व्हाट आर द इंपैक्ट. ऑफ कोर्स जस्ट लाइक वी हैव अ रिसेंट एग्जांपल ऑफ द यूक्रेन एंड द रशिया. स्टिल बोथ ऑफ द कंट्रीज आर नॉट both their hands, they are not to be so called कि हम इस हार मानना ही नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली both the countries लड़ाई तो हो रही है, लेकिन अफेक्टेड कौन हो रहा है? आम जनता. अफेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कौन फेस कर रहा है? Peoples who are to be belonging to that country. In the same way when we are discussing about the world war, तो वॉर से कभी भी ओरिजिनली हमें फायदा नहीं होता, ह्यूमैनिटीज में नहीं होता. आप हाँ ये बोल सकते हो ठीक है मैंने इतना एरिया कब्जा कर लिया, मैंने ये कर लिया, लेकिन देखा जाएगा तो नंबर ऑफ पीपल्स आर टू बी डेड फ्रॉम दैट पार्टी आल्सो, फ्रॉम दैट कंट्रीज आल्सो, एंड वी आर डिस्कसिंग फॉर आरसेल्फ. ये हमारे में भी ऐसे ही होगा कि नंबर ऑफ पीपल्स हैव टू बी शॉर्टेड डाउन और शॉर्टेड बाय द व्हेन वी आर कंडक्टिंग और वी आर ऑर्गेनाइजिंग द वॉर देयर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? द फर्स्ट वॉर दैट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन. ऑफ कोर्स जब वॉर हो रहा है तो भाई वेपन्स लेने का चीज लेनी तो आपका इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी होगी, वो क्या होगी? डाउन हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी. दूसरा पॉलिटिकल सिचुएशन, भाई जिसके साम्राज्य में वो युद्ध हो रहा होगा तो गवर्नमेंट के ऊपर भी अंडर प्रेशर होता है. जस्ट लाइक वी हैव देयर कोविड की सिचुएशन थी, उसमें काफी वी हैव गेटिंग द सपोर्ट द पॉइंट्स और द सपोर्ट द डिबेटेबल इश्यूज की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, कोविड में वैक्सीन लेट आ रही है. वी हैव गेटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट समय पे है, ठीक है ना? किसी में क्वेश्चन मार्क लगाना इट्स अ इजी टास्क, बट जब सिचुएशन में खुद होना तो फिर मालूम पड़ता है कि वी हैव टू फेस द लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो वहां पे ये बता रहे हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन. अब न्यू इकोनॉमिक क्या आ रही है देखिए. नाउ इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस बाय द वॉर लोन. भाई वर्ल्ड वॉर हो रहा है, घर का युद्ध नहीं हो रहा है. जो वर्ल्ड वॉर हो रहा होगा ऑफ कोर्स वी रिक्वायर द लॉट्स ऑफ द वेपन्स, ठीक है? प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो वेपन्स भी चाहिए. तो वेपन्स कहां से आएंगे? मैंने क्या किया? लोन लिया. भाई लोन लिया है, दान नहीं दिया है, तो लोन मींस यू हैव टू बी रिटर्न बैक अगेन, आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है? तो वो भी एक एक्सपेंडिचर मेरा था, वो क्या हुआ? बढ़ा, इंक्रीज हुआ. अननेसेसरी चीज हुई ना. हम अच्छे कहां से? मेरी लड़ाई हो गई, लड़ाई होने पे हम टूट गए तो क्या हुआ? अच्छे खासे हम काम कर रहे थे, अभी क्या हुआ? भाई फूटोगे तो क्या होगा? भाई डॉक्टर के पास जाओगे, एक अननेसेसरी खर्चा बढ़ा. अब वो ट्रीटमेंट आपका कब तक चल रहा है तो जो भी आपका अमाउंट था उस अमाउंट से डिडक्शन हो कहां जा रहा है? डॉक्टर के पास जा रहा है. तो इन द सेम वे यहाँ पे भी वही स्थिति हो रही है. क्या हो रहा है कि भाई वॉर चढ़ चुका है, उस वॉर में हो क्या रहा है कि हमारा जो फाइनेंस हो रहा है वो कहां से हो रहा है? एज ए लोन. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन कैसे मूव करेगी? तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा. ये क्या हुआ? टैक्स इंक्रीज हो गए, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स को लागू कर दिया. भाई आप हमारे देश में कमा रहे हो, भाई कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए ना. तो इन द सेम वे व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अपनाई? यहाँ वॉर लोन हो गया, लोन के पार्ट आ रहा है. तो व्हाट विल दिस टाइम? टैक्स इंक्रीजेस, कस्टम ड्यूटीज रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड. क्लियर हुआ? वंस अगेन लिसन, टैक्स इंक्रीज्ड, कस्टम ड्यूटीज रेज्ड एंड द इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड. ये चीज पहले होती नहीं थी, लेकिन जब इवॉल्व हुआ, लोन्स हुए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज अपनानी पड़ी, अदरवाइज फंडिंग कहां से आएगी? नाउ आफ्टर दैट पोस्ट रिक्रूटमेंट द रूरल एरियाज कॉट द वाइड स्प्रेड एंगर. भाई युद्ध हो रहा है, वेपन्स हमने लोन से ले लिए, हमको चलाएगा कौन? तो एंड टाइम पे ठीक. तो क्या हुआ? सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट हुई. तो जब सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट हुई तो गांव में जाके जबरदस्ती लोगों को पकड़ के क्या किया गया? उनको forcefully they have to join the army, they have to join the defense services. We are interested to join the defense services, but thing is that the people can know कि at night we all are going to be a war for the different countries. तो शायद उस समय 90% लोग पीछे हो जाएंगे, नहीं जाना. तो वो स्थिति यहाँ पे भी देखियो. एक समय के बाद यदि युद्ध होता है तो ठीक है, मैं अपने देश के लिए होगी, लेकिन अगर ये पता हो वहां युद्ध चल रहा है और ये मेरा बच्चा, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा जा रहा है, इसलिए सिर्फ वहां पे जाके तो आई थिंक कई लोग उस पर हाथ
नहीं रखने देंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी आई थी, गांव में बहुत आक्रोश फैल गया था, दे आर नॉट टू बी इंटरेस्टेड कि भाई मुझे इन लोगों को अपने बच्चों को नहीं भेजना है, देयर वांटेड स्पेट एंगर टू बी देयर, बट दे आर टू फोर्सफुली कि नहीं तुम्हें चलना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इन 1918 टू 19 ये ड्यूरेशन जो था, इस समय क्या हुआ, क्रॉप्स जो थी वो फेल्ड हो गई। जब क्रॉप फेल्ड हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा, फूड शॉर्टेज होगा। स्थिति क्या थी, यहाँ देखिए टैक्स इंक्रीज हो चुका था, कस्टम ड्यूटीज लग चुकी थी और आपका इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके साथ साथ क्या था, आपको फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता है डिफेंस में। तीसरा क्या हुआ, फसल थी वो भी फिनिश हो गई, खत्म हो गई, खराब हो गई। ठीक, जब फसल खराब हुई तो क्या हुआ, भुखमरी की स्थिति आ गई। स्थिति क्या बनी, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड। और जब फूड की शॉर्टेज होने लगी तो महामारी फैलेगी। क्या हुआ यहाँ पे, accompanied by the influenza epidemic and the millions of people have to be died with the famines or the epidemic। लगभग लाखों लोगों की तादाद में लोग मरे। क्यों मरे, या तो भुखमरी के कारण मरे या आपकी बीमारियों के कारण आपके लोग टाइम फिनिश होना चले गए। After at the stage, new leaders appeared with a new mode of struggle। ये जो दौर आया, इसी समय पे नए नेता निकल के आए, नए नेता लोग आए, उन लोगों ने जाके काफी कुछ चेंज किया और चेंज करके इस स्ट्रगल को एक नया रूप आगे मूव कराया। तो आई होप सो स्लाइड पूरा चीज पॉइंट क्लियर होगी सभी को। वन सेकंड की यहाँ क्विक रिकैप, क्या बताएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो बेसिकली 3 पॉइंट तो आपके फिक्स रहेंगे, दैट इज पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। ये तो डिस्टर्ब होना ही है। कोई भी वॉर होना है तो पॉलिटिकली डिफरेंसेस आनी है, इकोनॉमिकली डिफरेंसेस आनी है, सोशल भी आपके डिफरेंसेस जनरली आई जानी है। सोशल डिफरेंस हम क्या बोलेंगे, भाई कोविड आया, ठीक है, हम लोग सामाजिक दूर हो गए थे कि नहीं हो गए थे। भले ही मेरा भाई क्यों ना आ रहा, अपनी सिस्टर कह रहा नहीं यार कोविड चला, नहीं आना है या नहीं जाना, ओ ये रिलेटिव्स क्यों आ रहे हैं मेरे घर में, और कह नहीं पा रहे कि मन में अपन से कोरोना फैला वहां से आ रहे हैं और ये लोग क्यों आ रहे हैं, ऐसा कहा था ना अपन लोगों ने। तो सेम सिचुएशंस आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वॉर क्रिएटेड हो रही है या पॉलिसीज आ रही है तो वी हैव गेट द 3 ऑफ द मेन पॉइंट्स, दैट इज द इकोनॉमिकली, सोशली एंड द पॉलिटिकली डिस्कस होना ही है। इन्होंने क्या हुआ था समय पे, भाई वॉर हो रहा है, रिक्वायरमेंट एक किसका है, लोन का, तो लोन आपके पास आपने लिया गया। उसके बाद जब लोन आपके पास आ रहा है तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस, क्या पैसा कहां से आएगा, तो दे हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट, द टैक्स इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज रेज एंड द इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। आफ्टर दैट व्हाट हैपनिंग, भाई जब फोर्स रिक्रूटमेंट, क्या हुआ, फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ। जब फोर्स रिक्रूटमेंट होगा तो वाइड स्प्रेड क्या होगा, एंगर। आफ्टर दैट 1819 टू 19, 18 से 19 के बीच में क्या हुआ, क्रॉप फेल्ड हुए। जब क्रॉप फेल्ड हुए तो क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई, किसकी, फूड की। जब फूड की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, भुखमरी फैलेगी, ठीक है, बीमारियां फैलेंगी। अब जब बीमारियां फैलेगी तो कई लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे लाइफ। तो व्हाट विल बी हैपनिंग, दैट हैपनिंग इज दैट द मिलियंस ऑफ पीपल हैव टू डाइड बाय द इन्फ्लुएंजा, दैट इज ऑल अबाउट द एपिडेमिक एंड द famine। Clear? And after that, the new leaders actually came to participate and they have to be using the new technology and the system will be the changed. Clear? समझ आया? Now moving for the next point. Here the idea of सत्याग्रह. The idea of the सत्याग्रह, it means महात्मा गांधी का आगमन हो चुका है. ठीक है? So what we have started the first world war 1914 से 1918. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918, मींस लगभग 4 इयर्स। ठीक, इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, 1915 महात्मा गांधी केम बैक from the South Africa and he decided a movement which is to be organized in India itself as an idea of about the सत्याग्रह। सत्याग्रह को हम डिवाइड करेंगे तो वी हैव गेटिंग द 2 पॉइंट्स और 2 बाइफर्केशन ऑफ द वर्ड सत्या प्लस आग्रह। सत्या मींस ट्रुथ, आग्रह माने रिक्वेस्ट। उनका ये कहना था कि यदि मेरी कोई भी लड़ाई सत्य के प्रति होती है तो उसमें भी किसी भी तरीके का फिजिकल वेपन्स या फिजिकल अपीयरेंसेस की रिक्वायरमेंट, मींस मार धाड़ की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी स्टार्टेड अ मास एजुकेशन फॉर द सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, इस मूवमेंट को इट्स ऑल अबाउट द सत्याग्रह। नेक्स्ट, इट एम्फसाइजेस द फोर्स ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू बी सर्च फॉर द ट्रुथ। उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह का मतलब भी क्या हुआ, फॉर सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज दैट व्हाट शी सेड, सत्याग्रह ने क्या बोला उन्होंने। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग या व्हाई द गांधी जी इज यूजिंग द वर्ड ऑफ अबाउट द सत्याग्रह। तो आप ये ध्यान रखना होगा, गांधी क्या बोला है, ही सेड दैट इट वाज ट्रू। ठीक है, देयर इज नो नीड टू यूज द फिजिकल फोर्स, इट कुड बी वोन विद द नॉन वायलेंस। व्हाट ही सेड, he said that यदि मेरी लड़ाई सत्य के प्रति हो रही है तो उसमें किसी भी तरीके का मुझे फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। लिसन वन अगेन, व्हाट ही सेड, he said that if your cause was true, ठीक है, आपका जो भी कॉज है दैट इज ट्रू, इट मींस
there is no need to use the physical forces. Physical forces, it could be won. कैसे जीत सकते हो? It could be won by the non-violence. Violence से नहीं, कैसे जीता जा सकता है? By the non-violence. In the same way, Mahatma Gandhi believed that dharma of the non-violence could unite all the Indians. उनका ये भी मानना था कि यदि हम non-violence से चलते हैं, तो इस धर्म से हम चलते हैं, तो what we get all the peoples have to be get together और हम सबको अच्छे से unite भी कर सकते हैं. Clear हुआ that point? First, listen once again. The idea of सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी ने. सत्याग्रह मीन्स क्या हो रहा है? The force for the truth and need for search of the truth. Clear? Now उन्होंने बोला क्या? He says that it was true. There is no need to use the physical force. There is no need to use the physical force. Now it could be won with the non-violence. Very nice. Now he also said that Mahatma Gandhi believed that dharma of the non-violence can be unite all the Indians. Clear हुई इतनी बातें? समझ में आ गया? Clear? Now for the next point. Now the Mahatma Gandhi organized the following सत्याग्रह movement. ठीक है, अब बात आती है, ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में तो बता दिया, या ये सारी बात आ गई, लेकिन ये मूवमेंट स्टार्ट कब और कहाँ से हुआ? ठीक है, so what we have getting the 16, 17 and 18. 16, 17, 18. ये ध्यान रखिएगा. Firstly, what we are saying? 1940 to 1918. What happened? First World War. Now 1915, Mahatma Gandhi came back from South Africa. Now date again 16, 17, 18. एक सारी सीरीज आपकी लाइन से आ रही है, आप बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हो. 1940 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 15 में came back, 16 में चंपारण, 17 में 18 में तो that is a sequence are just coming there. ठीक है ना? 14 to 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक, 15 में गांधी जी एंटर, 16 अर्थात चंपारण मूवमेंट, 17 फॉर द खेड़ा मूवमेंट एंड 18 अहमदाबाद. ठीक है? So now here the Champaran movement basically it is now found in a Bihar part. ठीक है? Now it is a movement for the plantation system. That is a movement which to be organized in the plantation system. Why? Britishers are forced to these people to grow the indigo. The Britishers are forced to grow the indigo. ठीक है? This deal. तो peoples are not to be interested for that, and they are to be making the organize that movement in a Bihar to get rid of that part. After that 1917 there is a part of the Kheda. Kheda is the Gujarat area. ठीक है? The movement to support the peasants of the Kheda. ठीक है? Peasants की कहानी सब जगह आपको मिल रही होगी. तो पहला भी आपको कौन सा मिला? Peasant मिला. यहाँ पे आपको peasants से मिला. Now 1918 movement in the Ahmedabad. Basically they are for the cotton mill workers. They are basically for the cotton mill workers. So once again we have to recap again for the 1940 to 1918 to the first world war. ठीक है? Now 15 the Gandhi ji came back. Now 16 ठीक है ना? 16 we have got the movement the Champaran, 17 we have got the Kheda and 18 we have got the Ahmedabad. तो इस सीरीज लाइन से आगे 18 का नंबर किसका आएगा? 19. अब 1919 में हमें 3 डेट्स मिलेंगी 6, 10, 13. 6, 10, 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी वेरी केयरफुल. हमें 6 तारीख मिली, मुझे 10 तारीख मिली, 13 तारीख मिली. ठीक है? 6 को आपका हड़ताल, that 10 आपका मार्शल लॉ एंड 13 फॉर द जलियांवाला बाग. ठीक है? नाउ वी आर गेटिंग द नेक्स्ट मूव नेक्स्ट क्लिप. So now here the Rowlatt Act. Clear? Number of times the board asked the question from that heading. So we listen very carefully. और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता भी है. जो प्रीवियसली मैंने आपको मूवमेंट्स बताए थे 16, 17, 18 वहाँ से मैप पर भी कई बार बोर्ड में पूछा जाता है. आपको डेट दी जाएगी और पूछा जाएगा विच स्टेट इज टू बी रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर डेट. 16 आपको मालूम होना चाहिए भाई बिहार के बारे में बात करें चंपारण. 17 बोला जाएगा तो आपको पता खेड़ा अहमदाबाद में बोला जा रहा और लास्ट जो है वो भी आपका अहमदाबाद बोला जा रहा है. 16, 17, 18. तो नाउ फॉर हैविंग द रॉलेट एक्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के बारे में हम ये क्या बोलते हैं. तो रॉलेट एक्ट क्या बोल रहा है? रॉलेट एक्ट बोल रहा है बेसिकली पास इन 19 बनाना पड़ेगा क्या मैम? मैप आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा. बोर्ड एग्जामिनेशन में बुक मैप आपको मिला हुआ मिलता है, बस आपको इंडिकेट करना होगा. ठीक है? तो 1919 से स्टार्ट करते हैं इसको रॉलेट एक्ट को. लिसन नाउ इट गेव द गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट था. इस एक्ट में हुआ क्या था? द गवर्नमेंट गेव द इनॉर्मस पावर to repress the political activities and allow detention of the political prisoners without the trail of the 2 years. Basically, ये जो movement था, that movement is to be started by the government and they are giving all the rights to the people, so the British government. If they have any doubt to the other satyagrahi, they can be caught and put into the jail and no need for to be giving the bail for the 2 years. और the 2 years तक आपकी कोई bail नहीं हो सकती है.
Now Mahatma Gandhi wanted the non-violent civil disobedience movements against the unjust law. The previously he said that गांधी जी ने इससे पहले भी बोल रखा था कि हमें वायलेंस नहीं करना है, मुझे जो भी मूवमेंट स्टार्ट करने हैं, it is all about the non-violence. That is an unjust law. It is not a clear law. So they are to be opposing. The peoples are to be opposing for that. When the peoples are to be opposing, तो उसके लिए बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होगा. तो उस मूवमेंट जब स्टार्ट हो रहा था तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को चलाने के लिए हमें किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं करना है, मुझे क्या करना है, नॉन वायलेंस की तरीके से इस मूवमेंट को आगे हमें इसको स्टॉप कराना है. कैसे? नाउ रैलीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्रीज या वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉट द कंट्री, वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया. नाउ ऑन 10th अप्रैल पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन. ठीक है, क्या हुआ वहां पे जितनी भी आपकी रैली स्टार्ट अप हो चुकी थी, जुलूस स्टार्ट अप हो चुके, क्योंकि इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था. तो वहां पे 10 अप्रैल को अमृतसर में वहां पे पीसफुल प्रोसेशन चला तो वहां पे फायर कर दिया. आफ्टर दैट मार्शल लॉ इम्पोज्ड एंड द जनरल डायर टुक द कमांड. क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि हु टुक द कमांड, मार्शल लॉ, आप बताओगे जनरल डायर ने कमांड किया था. इसी बेस पे देखिए आपकी डेट्स आ चुकी हैं, आपका 1996 हो गया, 10 हो गया. नाउ ऑन द 13 अप्रैल मॉर्निंग जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ठीक है, दैट इज अ मैस्केयर. मैस्केयर मींस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैव टू बी shot it down. ठीक है, shoot it down. तो मींस क्या हुआ, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेसेस. जनरल डायर अगेन who had took the command, जनरल डायर. ठीक है, जनरल डायर entered the जलियांवाला बाग, closed only exit and the fired upon the crowded indiscriminately. मींस आप ये सोच लो कि एक रूम है, उसके सारे एग्जिट गेट जो हैं वो क्या कर दिए हो, बंद कर दिए हो, और आपकी वहां से एंट्री होगी और सीधे आप ओपनली फायर करना शुरू कर दे रहे होंगे. तो आप सोचो जब भगदड़ मची होगी तो कितने सारे लोग उसमें मारे गए होंगे. कुछ तो गोली से मरे होंगे, कुछ भगदड़ से मरे होंगे, कुछ चोटियां होके मतलब की डेथ हो गई होगी लोगों की. तो दैट इज अ बेसिक पार्ट फॉर द जलियांवाला बाग. आफ्टर दैट killed and injured hundreds and thousands of people respectively. 8 million डॉलर सत्याग्रह ऑल ओवर द पंजाब. और ये मूवमेंट जो था वो ऑल ओवर पंजाब में क्या हुआ था, पूरा स्प्रेड हो चुका था. लोगों में काफी दहशत फैल चुकी थी, क्योंकि आप सोचो जो लोग उसमें तो धोखे से बच भी गए होंगे तो उन्होंने कितनी मुसीबत से, या वो अपने आंखों के सामने वो देख रहे होंगे. एक विजुअलाइजेशन आप जरा खुद फील करो कि उस फॉर्म में उस जगह पे किस तरीके की अफरा तफरी मची हुई हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मिलेंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. हेलो.